अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये कहानी दो दिलों का माजरा है। वो एक दूसरे के लिए बने थे मगर हालात ने उन्हें जुदा कर दिया था। आज भी अरसे के बाद प्यारी बाजी का डांट भरा फोन आया। वही रट कि तुम अभी तक अकेले हो। मैं अब उन्हें कैसे समझाऊं कि उदासी, जुदाई और गमगीन रातों की कठिन तरीन लम्हात को गुजारना मेरे लिए अजाब से कम ना था और ना ही है। अब तो उम्र भी आगे और आगे चलती जा रही है। वो पुरानी बातें भी तो अब याद आती हैं और एक एक लम्हा शीबा के साथ गुजारा हुआ तीर बनकर दिल में उतरता चला जाता है। बाजी की डांट टपट ने मुझे एक बार फिर माजी की तल्ख और खुशगवार यादों की तरफ धकेल दिया। जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी। घर में खूब हंगामा रहा करता था। इत्तेफाक की बात है कि इंजीनियरिंग करने के बाद अबू ने मुझे आगे पढ़ाई के लिए अपने जिगरी और पुराने दोस्त नवाब साहब के पास सिंगापुर भेज दिया। नवाब साहब कोई 20-25 साल कबल वहाँ पहुँचे थे और कारोबार को जमा लिया था। अब वो बड़े मुकामी कारोबारी लोगों में शुमार होते थे। जिन दिनों में वहाँ पहुँचा उनकी फैमिली यूरोप की सैर के लिए जा चुकी थी। नवाज साहब और उनके एक कजन ही थे घर में। खैर, मैंने दाखिला होने के बाद पढ़ाई में दिल लगा लिया। कोठी की एनेक्सी पर मेरा कब्जा था और खूब आराम से पढ़ाई हो रही थी। 3-4 हफ्तों के बाद फैमिली भी आ गई। नवाज साहब के 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। चारों ही खूब पढ़ चुके थे। एक बेटा इंजीनियर था, दूसरा डॉक्टर, जबकि बेटियों में भी डॉक्टर और दूसरी MBA थी। वो अपने कारोबार के अलावा क्लिनिक चलाते थे और फैक्ट्री के HR और अकाउंट्स की भी देखभाल करते थे। हमारी सबकी आपस में इतनी बेतकल्लुफी न थी मगर फिर भी खूब जनती थी। मेरा PhD का आखिरी साल था। शीबा जिसने MBA कर रखा था वो मेरे साथ वक्त तो गुजारती थी मगर जरा लिए दिए रहने वाली शख्सियत थी। फिर जरा बेतकल्लुफी हुई तो अक्सर हम मुख्तलिफ मुकामात पर सैर के लिए निकल जाया करते थे और ये जज्बा मोहब्बत एक दूसरे के लिए बढ़ता ही चला गया। हम मुख्तलिफ पार्क्स और क्लब्स में बैठे घंटे बातें करते रहते। ऐसा लगता कि जैसे रातें मदहोश हो चुकी हैं। हम दोनों देर तक जगमगाती हुई चांदनी रातों के हसीन सायों में बैठे रंगीन सपनों के जाल बुना करते और ऐसा महसूस हुआ करता था कि जैसे हमारी बातों के साथ गिरदोपेश की चीजें भी इसी तरह तब्दील होती जा रही हैं। फिर ख्यालात की सरसब्ज़ और शादाब राहों पर परवास करते करते अजनबी जजीरों पर उतर जाते। अलिफ लैला के किरदारों की तरह नफासत भरे बाजारों में घूमते और सजी सजाई दुकानें भी खूब नजारा देती। और अब एहसास होता है कि वो इतने सारे वादे और अहद जो किए थे वो क्या हुए। लंबे लंबे प्रोग्राम जो हर रोज मुरत्तिब होते थे अब कैसे पूरे होंगे। वैसे ये यादों की राहगुजर भी कितनी अजीब होती है। हर वक्त धुंध छाई रहती है और जब कभी इत्तफाकिया ये धुंध छट जाए तो हम जहन की चोर खिड़की से उन यादों को तकते ही रह जाते हैं और फिर वही हालत जिसके हम आदी हो चुके हैं। सोच की लहरों पर चलते चलते लगता है कि अभी कोई आवाज देगा और मैं पलट कर जवाब दूंगा मगर सवाए एक गहरी खामोशी और उदासी के वहाँ क्या होता है। और फिर मैं बहुत सी उम्मीदें लिए वापस घर आ गया। अबू और अम्मी ने जोर लगा लिया कि शादी के बंधन में बंध जाओ। खानदान में एक से एक बढ़कर लड़की है मगर मेरे जहन की सुई वहीं अटक गई थी। वापस आते हुए नवाज साहब से बात की तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि भाई तुम इतने नजदीक ही क्यों आए कि बाद में अफसोस हो। शीबा की कहीं भी और शादी हो सकती है क्योंकि इसे हम अपने से और इस शहर से अलहदा नहीं करना चाहते और ना करेंगे। शीबा भी कुछ बदली बदली सी लगी जिससे मुझे तो सदमे का गहरा झटका लगा था। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। मैंने पहले नौकरी की और तरक्की और तजर्बा हासिल करते हुए आखिरकार अपनी कंपनी बना डाली। अपनी नाकामी और तन्हाई के तमाम दरवाजे काम की तरक्की पर खोल दिए। अब तो घर वाले भी भूल गए कि मेरी शादी भी हो सकती है या नहीं। उन दिनों में अपनी कंपनी की बहुत बड़ी ब्रांच सिंगापुर में खोलने क्या हुआ था। कई माह गुजर गए और तमाम सेटअप बेहतरीन बन गया था। सोच रहा था कि कुछ अरसा गुजार लूं। दिल के अंदर शीबा के साथ गुजरे दिनों की यादें भी तो शिद्दत से लौट आई थीं और मैंने गैर इरादी तौर पर उन जगहों पर जाना शुरू कर दिया था जहां हम मिला करते थे। कभी कभी सोचता था कि आखिर नवाज साहब ने इतनी सख्ती से मुझे क्यों इनकार किया था और फिर शीबा क्यों उनके दबाव में थी कि एक लफ्ज भी मेरी हमायत में न कह सकी। उसे शायद एहसास भी ना होगा कि आज जिंदगी के 15 साल उसके बगैर मैंने तन्हा गुजार दिए हैं और तन्हाई कम क्या होती बढ़ती चली जा रही है। ऐसे महसूस होता था जैसे सीने के अंदर दर्द का अंगारा दहक रहा है। हालांकि कंपनी के काम के सिलसिले में रोज़ाना ही बड़े बड़े होटलों या क्लब्स में जाना होता था लेकिन ये सब मैं दिल से नहीं करता था। मैं तो जैसे रोबोट बनकर रह गया था।
उस दिन मैं चंद जरूरी काम निपटाने के लिए अपने ऑफिस जल्दी आ गया था। सेक्रेटरी ने फाइल लाकर सामने रखी, चाय और कॉफी भी आ गई और मेरे एक सीनियर मैनेजर साथ बैठ गए और इन्हमाक से काम शुरू हो गया। असल में ये एक नया प्रोजेक्ट था जिसका मटेरियल और प्रोडक्ट हम ही बनाते थे। अरबों रुपए का ये मुआहिदा फाइनल स्टेज पर था। जाहिर है इस पर पूरी मेहनत करना जरूरी थी। कई घंटे काम करते गुजर गए तो सेक्रेटरी ने बताया कि जनाब 2 बज चुके हैं और लंच पर आपका इंतजार हो रहा है। और हाँ, इसी मुआहिदे के चीफ इंचार्ज और ऑर्डर फाइनल करने के लिए कल सुबह इनका वफ्द भी आ रहा है। उस दिन तो शाम तक हम लोगों ने बेहतरीन वर्किंग कर ली थी और इंतहाई गहराई से जायजा लेते हुए कीमतों में अच्छी खासी कमी भी कर दी गई थी ताकि कीमतों को देखते हुए भी ये प्रोजेक्ट हमारा ही रहे। अगले दिन मीटिंग से पहले असल पार्टी वाले लोग तो सब आ गए और जब मैं खुद अपने नुमाइंदों के साथ हॉल में आया और हम सीटों पर बराजमान हो गए तो दूसरे लोगों ने ऐलान किया कि इंतहाई मौजरत के साथ इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी चेयरमैन साहिबा एक इंतहाई और हाई लेवल की मीटिंग जो कि फलां मुल्क के सरबराह ने बुलवाई थी और वो भी अचानक, उसमें शिरकत के लिए तशरीफ ले गई हैं और हमारे जनरल मैनेजर साहब को हर तरह के इख्तियारात सौंप कर गई हैं। इंशाल्लाह हफ्ते में आ जाएंगी तो आपके चेयरमैन गाजी साहब से जरूर मिलेंगी। बहरहाल मीटिंग में हर तरह के नुकात उठाए गए, हर तरह से तसल्ली से काम पर बहस और मुबाहिसे हुए और आखिरकार जनरल मैनेजर साहब ने मुआहिदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत कर दिए। मुबारकबाद के पैगामात के ढेर लग गए। मैं हस्बे मामूल कंपनी का काम देख रहा था कि अचानक एक सुबह ऑफिस में मेरी सेक्रेटरी ने इत्तला दी कि मोहतरमा चेयरमैन साहिबा मिलने के लिए हमारे ऑफिस आ चुकी हैं और उन्होंने फरमाया है कि तमाम लोग बाहर ही ठहरेंगे, मैं अकेली फारूकी साहब से गुफ्तगू कर लूंगी। मैं तमाम तैयारियों के साथ तैयार था, उठकर अपने ऑफिस के दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ। इत्तफाक से मेरा चेहरा दरवाजे की तरफ ना था। सेक्रेटरी आई और कहा, सर मोहतरमा चेयरमैन साहिबा तशरीफ ले आई हैं, और वो ऑफिस से बाहर चली गई। फिर मुझे आवाज आई, हेलो मिस्टर फारूकी, गुड मॉर्निंग। इस आवाज में कोई चीज महसूस करके मैं फौरन पलटा और चेयरमैन साहिबा को देखा। आमना सामना होते ही हम दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए और हम दोनों बैक वक्त बोले, अरे तुम। मैं तो दम बखुद यकटिक शीबा के चेहरे को देखता चला गया और शीबा भी ठिठर कर बेखुद सी होकर खड़ी की खड़ी रह गई। चंद लम्हे के सकूत के बाद हम दोनों एक दूसरे की तरफ वालेहाना बढ़े और एक दूसरे के हाथ थामकर खामोश गिला शिकवा करने लगे। मैंने सकूत तोड़ते हुए कहा, शीबा खुदा की कसम आप आज भी उतनी ही खूबसूरत और पुरकशिश हैं जितनी 15 साल पहले थी। शीबा बोली, और आप जनाब भी ग्रेसफुल हो गए हैं। हम दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बराजमान हो गए। खासा वक्त एक दूसरे के हालात जानने में निकल गया। शीबा ने बताया कि अबू तो कारोबारी लिहाज से मेरी पसंद नापसंद को खातिर में न लाते हुए अपने एक पार्टनर से मेरी शादी कराना चाहते थे, मगर मैंने सख्ती से कभी भी शादी न करने का अंदिया दे दिया और कारोबार को ही अपना सब कुछ बना लिया। इस दौरान खूब तरक्की हुई। अब तो अबू को फोत हुए भी 10 साल हो गए हैं। वालिदा तो पहले ही ना थी। मैंने पूछा, तो आपके वो कहाँ हैं और क्या करते हैं? शीबा बोली, गाजी आप क्या समझते हैं कि मेरी मोहब्बत जो आपके साथ आसमानों तक ऊंची थी और जिसमें शहद से ज्यादा मिठास और फौलाद से ज्यादा मजबूती थी, ऐसे साथी के लिए मैं महज दौलत, दुनियावी जाहो जलाल और अपनी उम्र से भी खासे बड़े शख्स से जिंदगी का बंधन बांध लेती। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, और हाँ आप बताएं, आपकी बेगम साहिबा कहाँ है? क्या साथ रखा हुआ है या पाकिस्तान में है? कितने बच्चे हैं आपके? मैं बेबसी से हंस दिया। फिर कहा, शीबा जी आप क्या समझती थी कि आप औरत की हैसियत से ही कुर्बानी की आला मिसाल कायम कर सकती हैं? मुझ जैसा मर्द भी आपके शाने बशाने खड़ा है। मेरी जिंदगी में भी कोई नहीं। आपकी याद में जिंदगी गुजारता रहा हूँ, अकेला और तन्हा हूँ। शीबा हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। बोली, तो जनाब हम भी जिंदगी का सफर अकेले ही बिता रहे हैं। तो फिर शीबा ये कोल्ड ड्रिंक लो और आज ही हम एक होने का ऐलान करते हैं और अगले हफ्ते हम दोनों एक हो जाएंगे। जितनी मुद्दत अजियत और तन्हाई में गुजरी है शीबा जी, अल्लाह ने आखिरकार ये खुशियों भरा वक्त हमारे मुकद्दर में लिख ही दिया। और फिर हम दोनों उठकर एक दूसरे के पास आ गए। आने वाले कल की खुशियाँ और गुजरे हुए अनमोल मगर रायगा वक्त के पछतावे आंसू बनकर आंखों में झिलमिला रहे थे। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया खुशी से झूम उठी है और लाखों करोड़ों शमय जल उठी हैं। शीबा के घर तो ऐसा कोई ना था जिसको वो इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाती, मगर मैंने अपने वालिद और वालिदा को ये खबर जरूर सुनाई और वो खुशी से रोने लगे। हमारी मोहब्बत में वफादारी थी, इसलिए आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के हो ही गए।